अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या कर रही हो? और तुमने इतना सारा कबाड़ क्यों जुगाड़ कर रखा है? ये कबाड़ नहीं है, ये बोतल है, मुझे थोड़ा काम है इससे। चुप रहो, तुमने मजाक बना दिया है मेरा। मोहल्ले में हर कोई मुझ पर हंस रहा है, बोल रहा है कि रोहन की बीवी पागल हो चुकी है, बच्चों से बोतल चुनवा रही है। मैंने तुझे जरा सी ढील क्या दी, तू तो हमारी बेइज्जती करवा रही है। आखिर नीलम रसोई में बोतल क्यों जमा कर रही है? क्या गर्मी नीलम के सर पर चढ़ गई है या इसके पीछे सच में कोई वजह है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नीलम बेटा खाना बनाया नहीं और कितना इंतजार करवाएगी, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी करो, ये पंखा बहुत धीरे चल रहा है। नीलम रसोई में खड़े होकर गैस के सामने पसीना बहाते हुए चावल दाल रोटी लौकी की सब्जी बना रही थी। नीलम रसोई में खड़े खड़े आवाज देती है, बस 5 मिनट और माँ, मैंने सब्जी चढ़ा दी है, 5 मिनट में बन जाएगी। बिंदु खाने का इंतजार कर रही थी कि तभी इतने में नीलम के पिता गोविंद भी घर आ जाते हैं। आप खेत से आकर थक गए होंगे, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार हो गया है। गोविंद मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। नीलम अपने मम्मी पापा को खाना निकाल कर देती है। नीलम बेटा लौकी की सब्जी तो बड़ी टेस्टी बनी है, सच में खाकर मजा आ गया। सच में नीलम, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और गर्मियों में तो हरी सब्जियों को खाने में जो मजा है वो अंडे और नॉनवेज में कहाँ है। आज मैं खेत से तोरई लेकर आया हूँ, आज रात नीलम रोटी और तोरई की सब्जी बनाना। जी ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। इस तरह बातें करते हुए नीलम और नीलम के मम्मी पापा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद बिंदु और गोविंद अपने कमरे में चले जाते और नीलम सारे जूठे बर्तनों को लेकर रसोई में जाकर रखती है। इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो गए। एक काम करती हूँ, थोड़ा बर्फ निकाल कर चेहरे पर घिस लेती हूँ, अच्छी स्किन केयर हो जाएगी। नीलम फ्रिज से बर्फ निकालती है और उसे आईने के सामने खड़े होकर अपने पूरे चेहरे पर लगाती है, खुद को निहारते हुए नीलम। अरे वाह नीलम मेरी जान, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, इस जान से चेहरे को किसी की नजर ना लगे। नीलम शीशे में खुद को देखकर खुद ही अपनी तारीफ कर देती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है। नीलम जो इस वक्त अपने कमरे के बेड पर पड़ी हुई थी, वो खिड़की से बाहर का मौसम देखती है। आज तो बहुत बोर हो रही हूँ, चलो चलकर गार्डनिंग करते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है तो गर्मी नहीं लगेगी। नीलम अपने गार्डनिंग का सामान लेकर छत पर जाती है, जहां उसके ढेर सारे फूलों के पौधे रखे हुए थे। नीलम अपने छोटे छोटे पौधों से कहती है, हाय मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? गर्मी की वजह से तुम लोगों की हालत खराब हो गई होगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर नीलम अपने छत पर बैठकर एक एक पौधा लेकर उसकी जंगली घास हटाती है और पौधों को ठीक करती है। अरे ये गुलाब का पौधा कितना बड़ा हो गया है, ये गमला इस पौधे के लिए कितना छोटा है, मुझे इसे किसी बड़ी जगह में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पौधे को रखूं भी तो किस में रखूं? नीलम गुलाब के पौधों को रखने के लिए कोई बड़ी सी चीज ढूंढती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पानी के जार पर जाती है। नीलम उस पानी के जार का ऊपरी सिरा काटती है और फिर उसमें मिट्टी डालकर गुलाब के पौधों को उसमें लगा देती है। गुलाब के पौधे को एक गमले से दूसरी जगह लगाने में नीलम के हाथ में उसके कांटों से खरोच पड़ जाती है कि तभी बिंदु, नीलम छत पर क्या कर रही हो, नीचे आओ। माँ मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। नीलम थोड़ी देर गार्डनिंग करने के बाद नीचे आती है। उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े भी गंदे हो गए थे। क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या तुम ससुराल जाकर भी वहाँ ये सब करने वाली हो? हाँ माँ, मैं तो अपने ससुराल में भी गार्डनिंग करूंगी। अच्छा जी, और ये हाथ का क्या हाल बना रखा है आपने मैडम? इतने सारे निशान। नीलम तुम्हारा हाथ कोई देखेगा तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करेगा। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? सॉरी ना माँ, अब मैं खुद कोई चोट नहीं लगाऊंगी, पक्का। नीलम अपनी माँ से ये बातें कर ही रही थी कि तभी पंडित जी उसके घर आते। नीलम के घर के पंडित जी उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसी वजह से उनका घर में आना जाना लगा रहता था। अरे भाभी जी, नीलम बिटिया को क्यों डांट रही हैं? अब तो उसे डांटना बंद कीजिए, उसकी शादी तय हो गई है। आप नहीं जानते पंडित जी, इस नीलम की शादी तो तय हो गई, लेकिन अभी भी इसकी शरारतें खत्म नहीं हुई। पता नहीं पेड़ पौधों के साथ क्या कर रही थी, पूरे हाथ में कटने के निशान बना लिए। सॉरी ना माँ, अब से ऐसा नहीं करूंगी, पक्का, अब तो मान जाओ। नीलम के इतना मनाने पर बिंदु भी मान जाती है। अरे नीलम, तू यहाँ खड़ी खड़ी बुत क्यों बन रही है? जा पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नीलम रसोई में जाती है और पंडित जी के लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बनाती है। नीलम चाय बनाकर पंडित जी को लाकर देती है। अरे बेटा, चाय की क्या जरूरत थी, इतनी गर्मी में चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। माफ कीजिएगा पंडित जी, अब 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए बेल का शरबत लेकर आती हूँ। नीलम रसोई के अंदर जाकर पंडित जी के लिए बेल का शरबत बनाती है और उसे लाकर पंडित जी को देती है। शरबत पीने के बाद ये शरबत तो बड़ा टेस्टी बना है बेटा,
ससुराल जाने के बाद अपने ससुराल वालों को भी ऐसा ही टेस्टी शरबत पिलाना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा घर ढूंढा है, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह पंडित जी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों में नीलम और रोहन की शादी हो जाती है। नीलम शादी करके गाड़ी में रोहन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद नीलम गाड़ी से नीचे उतरती है और ऊपर से नीचे 1-2 मंजिल वाले पुराने घर को ध्यान से देखती है। तो क्या ये है मेरा ससुराल? देखने में तो ये घर काफी पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी दीवारें चट्टान की तरह मजबूत लग रही हैं। नीलम अपने ससुराल को ध्यान से देख रही थी कि तभी रोहन की आवाज आती है। नीलम, ये मेरे दादाजी का घर है। ये थोड़ा पुराना डिजाइन वाला है लेकिन बहुत ही मजबूत है। हाँ जी, आपके दादाजी का घर तो बड़ा ही सुंदर है। नीलम इतना कहती है कि तभी उसकी सास हाथों में आरती की थाल सजाकर उसके पास आती है और रोहन और नीलम की आरती करके नीलम का गृह प्रवेश करवाती है। शादी के रस्मों से रोहन और नीलम दोनों थक गए थे, इसीलिए वो आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन, आज मेरा अपने ससुराल में पहला दिन है। पता नहीं ये दिन कैसा जाएगा। हर नई दुल्हन की तरह नीलम को भी अपने ससुराल में आने के बाद थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि तभी उसकी सास मोहिनी उसे आवाज देती है। नीलम बेटा, तुम उठी या नहीं? मोहिनी की आवाज सुनकर नीलम उसके पास आती है। हाँ माँ जी, मैं तो तैयार हूँ। बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू, आज तेरी पहली रसोई है ना, तो एक काम कर, सबसे पहले रसगुल्ला बना दे। हमारे घर पर रस्म है कि नई दुल्हन अपनी पहली रसोई में रसगुल्ला बनाती है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं रसगुल्ला बना देती हूँ। अब मुझे रसगुल्ला बनाने का सामान दे दीजिए। नीलम के कहने पर मोहिनी राशन रखने वाली अलमारी से रसगुल्ला बनाने का सारा सामान और फ्रिज से दूध निकालती है कि तभी, माँ जी शक्कर कहाँ है? हमारे घर में शक्कर नहीं है। मैंने कितनी बार रोहन और उसके पापा से कहा था कि एक बार रसोई का सारा सामान देख लो। नई नवेली बहू घर में आ रही, खाना बनाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते कहाँ हैं? कोई बात नहीं माँ जी, आप शक्कर बाहर से मंगवा लीजिए। बहू, हमारा घर गांव में नहीं बल्कि शहर की अच्छी और बड़ी कॉलोनी में है। यहाँ आसपास कोई किराना की दुकान नहीं है। शक्कर लेने के लिए हमें मंडी जाना पड़ेगा। मोहल्ले में तो इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ कोई किराना की दुकान नहीं है। कितनी अजीब बात है। अब बेटा किराना की दुकान नहीं है तो क्या कर सकते, तो एक काम कर, मेरे साथ बाजार चल, सिर में अच्छे से पल्लू कर लेना। नीलम सिर में पल्लू डालकर अपनी सास मोहिनी के साथ बाजार जाती है। वो दोनों बाजार जाने के लिए ऑटो लेती हैं। रास्ते में, यहाँ तो बहुत गर्मी है। इस गर्मी ने तो मेरा हाल बुरा कर दिया है। अभी तक तो बाजार भी नहीं आया और मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी हूँ। मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ने लगी है, पता नहीं आने वाले महीनों में क्या होगा। इस तरह बातें करते हुए मोहिनी और नीलम दोनों बाजार जाती हैं। बाजार में बहुत सारी हरी सब्जियां मिल रही थी। माँ जी, आज दोपहर के खाने के लिए कोई हरी सब्जी ले लेते हैं। अच्छा, तू बता बहू, आज खाने में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं करेले का भरता बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। आप कहें तो आज मैं आप लोगों को वही बनाकर खिलाऊं। ठीक है बहू, तुझे जो बनाना है बना। नीलम के कहने पर मोहिनी सब्जी वाले से हरे हरे करेले खरीद लेती है और फिर किराने की दुकान पर जाकर शक्कर और बाकी का राशन भी खरीद लेती है। सारा सामान खरीदने के बाद नीलम और मोहिनी दोनों घर वापस आ जाते हैं। बहू, मैं इस गर्मी में बाजार करके काफी थक गई हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, तब तक तू रसगुल्ला बना। मोहिनी बाजार करके थक गई थी तो वो अपने कमरे में चली जाती है और नीलम किचन में जाकर सबके लिए रसगुल्ला बनाती है। नीलम रोहन को जैसे ही रसगुल्ला खिलाती है। अरे वाह नीलम, तुमने तो बड़े टेस्टी और सॉफ्ट रसगुल्ले बनाए हैं। रसगुल्ला खाकर तो सच में मजा आ गया। अगर ऐसी बात है तो 2 रसगुल्ले और लीजिए। अरे नहीं रहने दो, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। नीलम के हाथ के बने रसगुल्ले उसके ससुराल वालों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नीलम को उसके ससुराल में 1 हफ्ता हो गया था। नीलम जल्दी खाना बना लेती थी, इसीलिए उसके पास काफी सारा टाइम बच जाता था। एक दिन नीलम अपने कमरे में उदास बैठी थी। अरे क्या बात है नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ। क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? नहीं जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही है, मैं बस बहुत बोर हो रही हूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम कोई हॉबी ट्राई क्यों नहीं कर लेती? अच्छा बताओ, तुम्हारी हॉबी क्या है? मुझे तो गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है। अरे पर तुम गार्डनिंग क्यों करती? वो माँ ने मुझे ससुराल में गार्डनिंग करने से मना किया था। नीलम, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या समझाया था? वो सब छोड़ो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। अब बताओ, गार्डनिंग करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? रोहन के पूछने पर नीलम उसे गार्डनिंग करने के सारे टूल्स, मिट्टी, खाद, गमले, सब कुछ की एक लिस्ट बनाकर दे देती है। रोहन नीलम से लिस्ट लेकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करता है और फिर अपनी बाइक लेकर बाहर चला जाता है। पता नहीं रोहन जी ये सारा सामान लेकर आएंगे भी कि नहीं। नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। नीलम बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे फिर से ठंडा पानी देना। बस लाई माँ जी। नीलम मोहिनी को ठंडा पानी लाकर देती है। नीलम बेटा, रसोई में क्या बन रहा है?
वो माँ जी, मैंने रसोई में चावल चढ़ाए हैं और सब्जियां काट कर रखी हैं। अभी जाकर मैं रसोई में सब्जी बनाऊंगी। मोहिनी और नीलम दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी रोहन अपने हाथ में गमले और गार्डनिंग करने का सारा सामान, फूलों के बीज और कुछ पौधे, सब कुछ लेकर आता है। इन सारी चीजों को देखकर नीलम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधे जाकर रोहन को गले लगा लेती है, जिसे देखकर अरे ये सब तुम दोनों मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम दोनों को लाज शर्म नहीं है क्या? इतना कहकर मोहिनी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थैंक यू रोहन जी, आप इतनी गर्मी में मेरे लिए सारा सामान खरीद कर लाए। आप बैठिए, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। नीलम रसोई में जाती है और वहां जाकर रोहन के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाती है। नीलम रोहन को लस्सी ला कर देती है। अरे वाह, लस्सी पीकर तो मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान एक पल में दूर हो गई। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीलम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी मोहिनी आवाज देती है। नीलम बेटा, चल हम लोग छत पर जाकर ये पापड़ सूखने के लिए डाल देते हैं। मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए। रोहन को गर्मियों में मेरे हाथ के साबूदाना के पापड़ बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। नीलम मोहिनी के साथ छत पर जाती है और उसके साथ मिलकर धूप में साबूदाना का पापड़ सुखाती है। छत पर पापड़ सुखाते हुए मोहिनी, इतनी गर्मी हो रही कि थोड़ी देर और यहाँ रहे तो हम लोग भी सूख कर पापड़ बन जाएंगे। वैसे भी धूप में हम दोनों काले हो गए हैं। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बहू है ना, चलिए नीचे चलकर स्किन केयर करते हैं। ये स्किन केयर क्या होता है? माँ जी, धूप से जो हम लोग काले हो गए हैं ना, बस हम लोग उसे ही ठीक करेंगे। नीलम रसोई में जाती है और रसोई में जाकर एक कांच की कटोरी में हल्दी, बेसन, कॉफी, दही, शहद सब कुछ मिलाकर लाती है। अभी ये क्या चीज है? माँ जी, ये फेस पैक है। इसे चेहरे पर लगाने से टैनिंग दूर हो जाती है। मतलब? माँ जी, आप मतलब छोड़िए ना, बस यहाँ बैठिए। नीलम मोहिनी को कुर्सी पर बैठाती है और उसके चेहरे पर फेस पैक लगाती है। मोहिनी को फेस पैक लगाने के बाद नीलम खुद भी अपने चेहरे पर फेस पैक लगाती है। 15-20 मिनट बाद जब दोनों अपना चेहरा धोती हैं तब। अरे वाह नीलम बेटा, मेरा चेहरा तो गोरा हो गया है और कितना नरम हो गया है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब आपकी बहू है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नीलम की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुरा देती है। माँ जी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस गर्मी के मौसम में मैं आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट होने नहीं दूंगी और आपका बहुत ध्यान रखूंगी। कल से मैं आप लोगों को आंवला जूस, बेल का शरबत, बीटरूट का जूस, ये सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ये सारी चीजें सुनने में ही बड़ी अजीब सी लग रही हैं। माँ जी, ये सारी चीजें शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप कितना भी मुंह बना लीजिए, आपको तो ये सब पीना पड़ेगा। नीलम इतने प्यार से ये बात कहती है कि मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है और नीलम गार्डनिंग का सारा सामान छत पर ले जाती है। शाम हो गई थी, इसीलिए नीलम छत पर बैठकर गमले में सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाती है। बस घंटे भर में नीलम का पूरा छत फूलों के छोटे छोटे पौधों से भर जाता है। ये छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। जब इनमें फूल खिल जाएंगे तब ये और भी खूबसूरत लगेंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं। गर्मी और बढ़ती है। गर्मी बढ़ने की वजह से गंगा का पानी जिस जगह पर रिफाइन होकर शहर के सभी नलों में जाता है, वहाँ की मशीन अचानक खराब हो जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में अब ये क्या मुसीबत आ गई। इतनी बड़ी मशीन खराब हो गई। इसका मोटर तो जापान में मिलता है। अरे भैया, हमें जल्दी से जापान के मैकेनिक से बात करनी चाहिए। गंगा रिफाइनरी के लोग जापान के मैकेनिक से बात करते हैं। गंगा का पानी साफ करने के लिए आपने जो मशीन बनाई थी वो खराब हो गई है। उसका मोटर जल गया है। आपको आकर इसे ठीक करना होगा। अभी मैं जापान में नहीं, हांगकांग में हूँ। मुझे जापान जाकर वहाँ से मोटर लेकर इंडिया आने में 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। अरे भैया, इतने दिन लोग बिना पानी के कैसे रहेंगे? मुझे खेद है, लेकिन सच में इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। गंगा रिफाइनरी मशीन खराब होने की खबर हर तरफ आग की तरह फैल जाती है। 4-5 दिन लोगों को रिजर्व से पानी मिलता है, लेकिन 5वें दिन बाद वो पानी आना बंद हो जाता है, जिस वजह से सब्जियों की कमी हो जाती है और बाजार में सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। एक दिन नीलम मोहिनी के साथ बाजार जाती है। भैया, ये टमाटर कैसे? टमाटर 150 रुपए किलो है। ओ भैया, क्या उल्टा सीधा दाम बता रहे हो? टमाटर भी इतने महंगे होते हैं क्या? बहन जी, तब शायद आपको पता नहीं है, बाजार में सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है। मोहिनी और नीलम सभी सब्जी वाले के पास जाती हैं। सभी सब्जियों के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसीलिए मोहिनी और नीलम थोड़ी सी सब्जी खरीद कर घर आ जाते हैं। जब दोनों घर लौट रहे थे तब वो मोहल्ले में सुनती हैं, रिफाइनरी मशीन खराब हो जाने की वजह से सब्जियों के भाव बहुत बढ़ गए। पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। मोहिनी और नीलम घर आ जाती हैं। नीलम जाकर रसोई में हरी सब्जी बनाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन नीलम बैठकर एक डायरी में घर के खर्चे लिख रही थी। बाप रे, इस बार तो पूरा बजट हिल गया और ज्यादातर पैसे सब्जी खरीदने में खर्च हो रहे हैं। बजट देखकर नीलम का दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं बाहर से सब्जियां ना खरीद कर
अपने घर में सब्जियां उगाऊं तो इतने पैसे खर्च नहीं होंगे। मुझे तो सब्जियां उगानी आती हैं, जिस तरह मैंने फूलों के पौधे उगाए हैं उस तरह मैं सब्जियां उगा दूंगी। लेकिन फूलों के गमले तो बहुत महंगे होते हैं, फिर मैं क्या करूं? नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पास में पड़ी बोतल पड़ जाती है। मिल गया आइडिया, अब मैं बोतलों में अपनी सब्जियां उगाऊंगी, अब बस किसी तरह बोतल मिल जाए। नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कबाड़ी वाले की आवाज आती है। वो कबाड़ी वाले से 15-20 बोतल खरीदती है और बोतल को रसोई में रख देती है। फिर वो रिंकू को बोतल चुनकर लाने के लिए कहती है और उससे बोतल लेकर उसे लस्सी पिलाती है। नीलम ने रसोई में हर तरफ बोतलें फैला दी थी, इसीलिए उसके पति और सास उसे काफी डांटते हैं। बहू, मैंने तुम्हें जरा सी ढील क्या दी, तुम तो दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रही हो। मोहिनी और रोहन दोनों ही नीलम को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। नीलम मोहिनी और रोहन की बातों से दुखी हो जाती है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। नीलम को अच्छे से डांटने के बाद रोहन और मोहिनी दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने तो घर के खर्चों को बचाने के लिए घर में गार्डनिंग करने का सोचा, लेकिन मेरी सास और पति तो मुझ पर ही बरस रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब मैं इन्हें अपने सब्जियों के बारे में नहीं बताऊंगी। रोहन और मोहिनी ज्यादा छत पर जाते नहीं थे, इसीलिए नीलम अपना सारा बोतल का कबाड़ लेकर छत पर जाती है और वहां एक कोने में सारी बोतलें रख देती है। फिर वो नीचे रसोई में आकर एक चाकू को गैस पर गर्म करती है और फिर उसे छत पर ले जाकर बोतलों को काटती है। बोतलें तो कट गई, अब मुझे इसमें मिट्टी डालकर सब्जियों के बीज डालने हैं। नीलम अपनी मिट्टी की बोरी से मिट्टी निकालती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाउडर बनाती है। फिर नीलम उसमें चाय पत्ती की खाद मिलाकर थोड़ा पानी डालकर मिलाती है और उसे बोतलों में भरकर उनमें सब्जियों के बीज डालती है और छत पर धूप के सामने रख देती है। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने हाथों से सब्जियां उगाने में जो खुशी है वो बाहर से हरी सब्जी लाकर खाने में कहाँ है। नीलम छत पर बोतलों में हरी सब्जियों के बीज बोकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नीलम सुबह शाम अपने पौधों को पानी देती है। कुछ दिन बाद नीलम की मेहनत रंग लाती है और उसके बोतलों में सब्जियों के पौधों की छोटी छोटी कलियां निकल आती हैं। बस अब कुछ दिन बाद मुझे इतनी गर्मी में बाजार जाकर महंगे दाम पर हरी सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। नीलम बिना लालच के अपने बोतल वाले सब्जियों के पौधों का ध्यान रखती है, उनमें टाइम टू टाइम पानी देती है। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी बोतलों में छोटे छोटे लाल लाल टमाटर, हरी हरी मिर्च, टिंडे, भिंडी, कद्दू, काफी सारा सामान उग जाता है। आखिर इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने बोतलों में हरी सब्जी उगा ली। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की उगाई सब्जी ही खिलाऊंगी। नीलम खाने में सबके लिए लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, 1-2 तरह के साग, धनिया पत्ता और पुदीना की मिक्स चटनी बनाती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती है। डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी हरी सब्जियां देखकर मोहिनी और रोहन दोनों ही अपनी नाक से कोड़ लेते। बहू, मैंने और रोहन ने तुम्हें डांट क्या दिया, अब तुम इस तरह से हमसे बदला निकालोगी? क्या हुआ माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? बहू, तूने इतनी सारी सब्जियां क्यों बनाई हैं? तुझे पता है ना सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और तू एक ही दिन में इतनी सारी महंगी सब्जी बनाएगी तो हम बाद में क्या खाएंगे? नीलम, तुम्हें तो पता है ना कि सब्जियों के दाम बढ़ जाने की वजह से हमारे घर का बजट खराब हो गया है और तुम इतनी महंगी महंगी सब्जियां मंगा रही हो। ऐसा भी कोई करता है भला? इस बार मोहिनी और रोहन की बात सुनकर नीलम को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आप लोगों से किसने कह दिया कि मैं ये सब्जियां खरीद कर लाई हूँ? ये सब्जियां मैं खरीद कर नहीं लाई, बल्कि ये मैंने खुद उगाई हैं। आप लोग कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। जब देखो मुझे बिना सोचे समझे डांट देते। क्या बात कर रही हो? ये सारी सब्जियां तुमने उगाई हैं? ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। नीलम, क्या इन सब्जियों को तुमने अपने गार्डन में उगाया है? हाँ, मैंने अपने गार्डन में सब्जियों की वर्टिकल फार्मिंग की है। जिस बोतल को आप कबाड़ बोल रहे थे, मैंने उन सारी बोतलों में ये हरी सब्जियां उगाई हैं। आप लोग कभी मेरी बात सुनते नहीं हैं, बस मुझे डांटते रहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बोतलों में उगाई अपनी हरी सब्जियां दिखाती हूँ। नीलम मोहिनी और रोहन को लेकर छत पर जाती है। छत पर जाने के बाद मोहिनी और रोहन दोनों के मुंह खोले के खोले रह जाते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बाजार में लोगों को सब्जियां मिल नहीं रही थी, वहीं उनके घर पर हर तरह की गर्मियों की हरी भरी सब्जियां बोतलों में लगे पौधों पर लटक रही थी। नीलम बेटा, तुमने तो बहुत ही सुंदर सब्जियों की गार्डनिंग की है। यहाँ तो बहुत सारी सब्जियां, अब हम लोग आराम से बिना पैसे खर्च किए सब्जियां खा सकते हैं। सॉरी नीलम, उस दिन मैंने लोगों की बातों में आकर तुम्हें बहुत डांटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो मेरे पैसे बचाने के लिए ही इतना कुछ कर रही थी और मैं हूँ कि तुम्हें ही गलत समझ बैठा। मुझे भी माफ कर देना बहू, मैंने भी तुझे समझने में गलती की। आगे से मैं किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर तुझे नहीं डांटूंगी। रोहन और मोहिनी दोनों ही नीलम से माफी मांगते हैं और नीलम दोनों को माफ कर देती है। अब नीलम अपनी बोतलों में उगाई हरी सब्जियां ही बनाती है।
नीलम जब खाना बनाती तो उसकी सब्जियों की खुशबू आस पड़ोस में जाती, पड़ोसियों के घर में। नीलम भाभी के घर से हर दिन सब्जी बनने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। सब्जियां महंगी होने की वजह से जहाँ एक तरफ हम लोग हफ्ते में एक बार सब्जियों का मुंह देखते हैं, तो वहीं उनके घर पर तो हर दिन सब्जी बनती है। मीना, मोहिनी की बहू नीलम ने जब से छत पर बोतलों में सब्जियां उगाई हैं, तब से उनके घर पर हर दिन सब्जियां ही बनती हैं, क्योंकि उन्हें सब्जियों में पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ, मुझे लगता है मैं नीलम भाभी से जाकर थोड़ी सब्जियां मांग लेनी चाहिए। आज मुझे सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। बेटा, नीलम तुझे सब्जी नहीं देगी। तुझे याद नहीं है जब वो कबाड़ी वाले से बोतलें खरीद रही थी तो हम सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। बात तो आपकी सही है, हमने नीलम भाभी के साथ गलत व्यवहार किया।